चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं लास्ट क्लास से। हमने लास्ट क्लास में हमने हमारा पेपर पैटर्न देख लिया था कि क्या रहेगा कैसा रहेगा। उसके बाद में हमने देखा था कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर सिलेबस क्या होगा ब्रॉड, वो अपन लोगों ने देखा था। उसके बाद में अपन ने आगे पढ़ा था और अपन ने कुछ टैक्स की डेफिनेशन देखी थी। टैक्स की डेफिनेशन में अपन ने क्या देखा था, टैक्स क्या होता है, कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ और स्टेट्यूट। टैक्स वो पैसा है जो कि कंपल्सरीली लिया जाता है और किसी कानून के अंतर्गत रह करके लिया जाता है। ये बात अपन ने करी थी। फिर अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 265 जो कि बोलता था नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। कानून की इजाज़त के बिना ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही कलेक्ट किया जाएगा। ये बात अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद में क्या हुआ कि एक सवाल आया कि सर लॉ कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा। तो इसका जवाब कहाँ है, आर्टिकल 246 में। आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट बना दी गई। फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट एंड थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जिस जिस चीज़ का नाम आया उसकी पावर मिल गई सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट लिस्ट में जिस जिसका नाम आया वो स्टेट गवर्नमेंट को। और कॉन्करेंट में जिस चीज़ का नाम था उसकी मिक्स्ड पावर दी गई थी। इसके बाद में अपन आगे बढ़े थे और अपन ने देखा था कि यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स की पावर देती है। एंट्री नंबर 83 जो है वो कस्टम ड्यूटी की पावर देती है। वहीं दूसरी तरफ अपन ने स्टेट लिस्ट देखी। स्टेट लिस्ट के अंदर अपन ने क्या देखा, एंट्री नंबर 46 जो है वो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर देती है। अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं अपन बेटा। अब अपन जान रहे हैं पावर ऑफ जीएसटी। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है सर, आखिर उसकी पावर कहाँ पर है, क्योंकि उसके बारे में हमने देखा कि वो किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं है। देखिए बेटा, वो जीएसटी जो है किसी भी लिस्ट के अंदर अपन को नहीं मिलेगा, बट उसकी जो पावर है उसको देने के लिए क्या किया गया वो समझिए। देखिए, जीएसटी जो था उसकी पहले कोई भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी पावर नहीं थी। जब गवर्नमेंट ने ढूंढा कि हमको जीएसटी लगाना है तो कोई भी पावर नहीं मिली। तो इसी वजह से क्या किया गया कि ये फैसला किया गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदलाव करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए या बदलाव करने के लिए 122nd अमेंडमेंट बिल लाया गया। मतलब ये 122वां 122nd नंबर का अमेंडमेंट होने वाला था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो 122nd नंबर का बिल जो है ये लगाया गया चेंज करने के लिए, ताकि जीएसटी की पावर दी जा सके। लेकिन जब ये अप्रूव हुआ तो 101 अमेंडमेंट एक्ट बन गया। मतलब क्या हुआ कि जब ये लाइन में लगा था तब तो इसका नंबर था 122nd, लेकिन जो अप्रूवल मिलने की लाइन थी उसके अंदर इसका नंबर आया 101। तो जब ये पहले तो था बिल जो कि लॉ नहीं बना था, कानून, लेकिन जब तक ये कानून बना तब इसका नंबर क्या था 101। तो एक लाइन में 122 पर्सन खड़े हैं, किसी चीज़ के लिए टिकट बुकिंग करानी है। कोई 122वें नंबर पे लगा लेकिन कुछ बीच में से लोग हट गए या अप्रूवल नहीं मिली, तो इस वजह से जो उसको टिकट मिलने का एक्चुअल नंबर आया वो कौन सा आया, 101। इसी तरीके से क्या हुआ कि जब जीएसटी लाना था तो संविधान में अमेंडमेंट करना था, और संविधान में अमेंडमेंट करने के लिए जो बिल लाया गया उसका नंबर था 122nd। बट जब अप्रूवल मिली, प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिली, तब तक इसका नंबर हो गया था 101। मतलब अप्रूवल की लाइन में इसका 101वां नंबर था। अब ये अमेंडमेंट करने के बाद में क्या हुआ, देखिए बेटा, ये अमेंडमेंट करने के बाद में अब पावर ऑफ जीएसटी गवर्नमेंट को मिली। और कैसे मिली जीएसटी की पावर गवर्नमेंट को, इसके लिए 2 आर्टिकल डाले गए, ध्यान से देखिएगा। एक डाला गया आर्टिकल 246A1 और
एक आर्टिकल डाला गया 246A2। अब इसको ध्यान से समझिए, देखिए बेटा, जीएसटी जो है लगता कैसे है इसको समझना बड़ा जरूरी है, तब आप इसकी पावर को समझ पाएंगे। देखिए बेटा, ये एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स और ये एक व्यक्ति है मिस्टर वाई। ये किसी गुड्स या सर्विस का सप्लायर है और ये किसी गुड्स या सर्विस का रिसिपिएंट है। एक्स ने वाई को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी और ये जो व्यक्ति था ये भी राजस्थान में था और ये भी राजस्थान में था, दोनों राजस्थान में ही थे। विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर अंदर सप्लाई हुई है। जब विद इन स्टेट सप्लाई होती है किसी चीज की तो इसको बोला जाता है बेटा, आगे भी पढ़ेंगे हम, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। और वहीं मान लीजिए, देखो ये अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं इंट्रा, एंड एक और वर्ड आने वाला है इंटर स्टेट सप्लाई का। अब देखो सेकंड एग्जांपल, ये जो मिस्टर एक्स है ये सप्लायर है राजस्थान के, और अब जो ये मिस्टर वाई है इनकी जगह मिस्टर जेड को इन्होंने किसी को सप्लाई करी, और ये क्या है, रिसिपिएंट, गुड्स और सर्विस को लेने वाले, और ये कहाँ बैठे हैं, गुजरात में। अब देखो दोनों व्यक्ति अलग अलग स्टेट के अंदर है तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट। अब ये सर इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट पे जीएसटी कैसे लगता है, देखो ये अपन को जानना जरूरी है। तो प्रैक्टिकली अपन जानते हैं कि इंट्रा और इंटर स्टेट में जीएसटी कैसे लगता है। जैसे मान लो आप कभी डोमिनोज में कुछ पिज्जा ऑर्डर करते हो, अब देखो एक बिल का सैंपल देखते हैं अपन। जैसे ये एक बिल है डोमिनोज का, इस बिल को देखिए आप ध्यान से। इस बिल के अंदर क्या है बेटा, ये देखो ये तो बिल की वैल्यू हो गई, देखो इस पर टैक्स लगा हुआ है एक CGST 9% और SGST 9% ऑब्लिक UTGST करके। मतलब जब भी जीएसटी लगता है बेटा तो देखो इसके अंदर सर दो दो चीजें लग रही है, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दो दो टाइप के टैक्सेस लगते हैं। ये कब लगते हैं, जब इंट्रा स्टेट नेचर की सप्लाई हो। जब भी इंट्रा स्टेट नेचर की सप्लाई होती है तो उसमें आधा हिस्सा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का। और मान लो वो कोई स्टेट ना होके यूनियन टेरिटरी है तो SGST की जगह क्या लग जाता है, UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड। इसमें आधा आधा बांट लेते हैं ये। अब वहीं लेकिन अगर कोई सप्लाई इंटर स्टेट नेचर की हो तो सर उसमें क्या होता है, ये भी अपन देखते हैं। ये देखिए जैसे ये बिल आप लोगों को दिख रहा होगा,
इस बिल के अंदर अगर आप देखोगे तो इसको भी अपन इधर सेव कर लेते हैं। इस बिल में देखो क्या है, ये इंटर स्टेट सप्लाई का बिल है। इस बिल के अंदर देखो टैक्स जो लगा हुआ वो कौन सा है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होती है तो उस पर तो क्या लगता है, आईजीएसटी। और ये जो आईजीएसटी का पैसा है ना, ये पूरा कौन ले जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है ये। और ये पैसा जो है ये आधा आधा दोनों के अंदर बढ़ता है। तो जो पावर दी गई है वो दोनों की अलग अलग दी गई है। कैसे, अब देखो वापस इधर आते हैं अपन। आर्टिकल 246A1 के अंदर जो पावर दी गई है बेटा, वो दी गई है कॉन्करेंट पावर टू लेवी जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। कॉन्करेंट पावर मतलब मिक्स्ड पावर दी गई है सेंट्रल और स्टेट को किस पर टैक्स लगाने की, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर टैक्स लगा। वहीं आर्टिकल 246A2 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पर टैक्स लगाने की पावर आर्टिकल 246 सब आर्टिकल ए में दी गई है, और 246A सब आर्टिकल 2 में जो है इंटर स्टेट पर टैक्स लगाने की पावर दी गई। दोनों को अलग अलग क्यों बांटा, इसका कारण है जो 246A1 वाली कॉन्करेंट पावर मिक्स पावर है उसमें आधा आधा बढ़ता है दोनों के बीच में, बट 246A2 जो है उसमें सारा का सारा टैक्स कौन ले जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है। तो इस तरीके से जो है पावर दी गई है। तो हम ना तो यूनियन लिस्ट में मिलेगा या ना स्टेट लिस्ट में ना कॉन्करेंट, इसके लिए आर्टिकल ही सेपरेट बनाया गया है 246A1 एंड 246A2 का। क्लियर है आप लोगों को ये बात सभी को? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
हाँ जी, फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए, अब अपन को क्या जानना है। अब अपन पावर के बारे में सारा सब कुछ जान चुके हैं कि पावर कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। अब अपन को एक छोटा सा टॉपिक जानना है, डिफरेंस हमारे टैक्स के बीच में, छोटा सा थियोरटिकल टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों टैक्सेस के बीच में क्या डिफरेंस है वो अपन को जानना है। अब एक एक करके इनके डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं अपन, और थियोरटिकल क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बन सकता है। कैसे बन सकता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि सर यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एक तरफ हम सीरियल नंबर ले रहे हैं, एक तरफ डायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं, एक तरफ इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं। देखिए एक एक पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को अपन इनकम टैक्स भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है? इनकम के ऊपर लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है सर? जीएसटी किस पे लगता है? गुड्स पे और सर्विसेज पर लगता है। नाम में ही वही है। तो पहला डिफरेंस बड़ा सिंपल है, ज़्यादा अपन को सोचने की जरूरत नहीं है, और आप साथ साथ नोट भी कर लेना इसको। तो डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज्ड ऑन इनकम इनकम के ऊपर लगता है डायरेक्ट टैक्स। वहीं दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स इज चार्ज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये पहला बड़ा सिंपल सा दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन। और इधर बोला गया बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी पास्ड ऑन। यहां इस पॉइंट का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा। पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स वाला पॉइंट की, जो लिखा है इसके बर्डन के ऊपर। जैसे लेट सपोज बेटा कि ये एक व्यक्ति है मिस्टर श्याम, इन्होंने कोई इनकम अर्न करी 5 लाख रुपए की। इस 5 लाख पे टैक्स किसको देना है? मिस्टर श्याम को ही देना है, कोई और नहीं देगा। मिस्टर श्याम बोले मुझे तो भरना ही नहीं आता, कैसे नहीं है पता नहीं है, सारी चीज़ें अलग है। टैक्स किसको देना है? मिस्टर श्याम को ही देना है। मतलब क्या हुआ बेटा कि डायरेक्ट टैक्स में जो इनकम कमाता है उसी को वो टैक्स देना है, वो किसी और पर उस चीज का बर्डन पास ऑन नहीं कर सकता। बट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में ध्यान से समझिए। इनडायरेक्ट टैक्स
इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है देखिए बेटा, इसको ध्यान से समझना एग्जाम्पल को। लेट्स से कि ये एक पेन है। अब ये पेन जो है कैसे कंज्यूमर तक पहुंचता है, देखो सबसे पहले तो क्या करेगा, इसको मैन्युफैक्चरर बनाएगा। मैन्युफैक्चरर बना करके आगे सेल कर देगा होलसेलर को। होलसेलर बना करके आगे सेल करता है रिटेलर को, और रिटेलर आगे बना करके सेल करता है कस्टमर को। रिटेलर के पास आ गया, उसने कस्टमर को सेल कर दिया। अब देखो होता क्या है बेटा इसके अंदर। लेट्स से कि मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट आई पेन बनाने की 6 रुपए, इसने उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करा 2 रुपीज़ का, तो 8 रुपीज़ हो गए, प्लस इस पर इसने जीएसटी लगाया 2 रुपीज़ का, तो ये सेलिंग प्राइस जो इसकी रहेगी वो कितनी रहेगी, 10 रुपीज़। तो होलसेलर को कॉस्ट पड़ी 10 रुपीज़ की, प्लस ये इसके अंदर क्या करेगा, अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। इसने प्रॉफिट ऐड करा 5 रुपए का, हो गया 15, प्लस जीएसटी इसने लगाया सारे प्रोविज़न वगैरह फॉलो करके, तो 3 रुपए का जीएसटी बन गया इसका। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 18। ये 18 रुपीज़ में किसको सेल कर देगा, रिटेलर को। तो रिटेलर के लिए कॉस्ट हो गई 18, फिर इस रिटेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड करा 4 रुपीज़ का, तो टोटल मिला करके ये हो गया 22, प्लस ये भी अब क्या लगाएगा, इसके ऊपर जीएसटी लगाएगा 3 रुपीज़ का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई 25। 25 में दिया जाएगा कस्टमर को। अब यहाँ पर आप एक बात देखिए ध्यान से, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये जो जीएसटी है, मैन्युफैक्चरर ने क्या खुद के पॉकेट से भरा, इसने ये जीएसटी का पैसा किससे रिकवर किया, होलसेलर से, उससे जोड़ दिया बिल में और ले लिया। होलसेलर ने ये जो जीएसटी का पैसा था खुद का, ये किससे रिकवर करा, रिटेलर से। रिटेलर को ये जो जीएसटी का पैसा भरना था, क्या उसने दिया, नहीं, उसने किससे रिकवर करा, कस्टमर से। सारे के सारे कष्ट कस्टमर पर डाल दिए, नाम में ही इसके कष्ट से मर है, तो सारे के सारे कष्ट जो है वो किस पर जाते हैं, कस्टमर। इसको अपन कस्टमर बोलेंगे, क्योंकि कष्ट सारे के सारे कस्टमर ही उठाएगा इनडायरेक्ट टैक्स में। तो कस्टमर के ऊपर बर्डन गया। देखो कस्टमर आगे पास ऑन नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, ये बर्डन क्या करते जाते हैं, ये बर्डन पास ऑन करते जाते हैं, ये भी बर्डन पास ऑन करते गए, और एट द एंड किस पर गया, ये कस्टमर पर गया। ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए अलग से ही आप, इनडायरेक्ट टैक्स वाला। डायरेक्ट की जरूरत नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स जब आप रिवाइज करोगे तो भूल जाओगे कि ये क्यों ऐसा होता था, तो इसलिए इसको नोट कर लीजिए। टेबल के नीचे नोट करना 7-8 लाइन छोड़ करके।
चले आगे, फटाफट नोट करो बेटा सभी लोग। अगले डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। डिफरेंस नंबर थर्ड, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। और इधर है इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। एग्जाम में क्वेश्चन भी बना हुआ है, व्हाई डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव। देखिए ध्यान से समझिएगा, प्रोग्रेसिव का डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर क्यों है। देखो बेटा, जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, ये लेट से कि उस व्यक्ति की इनकम है जो कि बढ़ रही है, तो उस पर लगने वाली टैक्स की रेट भी उसके साथ में बढ़ती है। तो इनकम के साथ साथ में टैक्स की रेट भी क्या करती है, ग्रो करती है। तो टैक्स ग्रो कर रहा है साथ में इनकम के साथ साथ, तो प्रोग्रेस करना बोलते हैं इसको। तो इसीलिए डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, प्रोग्रेसिव इन नेचर, क्योंकि इनकम के साथ साथ ये भी प्रोग्रेस करता है। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको रिग्रेसिव क्यों बोला जाता है। इसको रिग्रेसिव इसलिए बोला जाता है कि आज डोमिनोज के पिज्ज़ा का अपन एग्जाम्पल ले रहे थे। आज उसमें कोई अमीर आदमी पिज़्ज़ा खाने जाए या गरीब आदमी पिज़्ज़ा खाने जाए, सबके लिए वो जो डोमिनोज वाला जीएसटी लगाएगा वो क्या होगा, सेम होगा। किसी के लिए भी कम वो नहीं होगा या ज़्यादा वो नहीं होगा। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं करता, सबके लिए क्या रहता है, ये सेम रहता है, चाहे अमीर है गरीब है कुछ भी हो आप। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, रिग्रेसिव, कि भाई ये अमीर गरीब में कोई भी भेदभाव नहीं करता है। इनडायरेक्ट टैक्स इज सेम फॉर ऑल, सबके लिए ये सेम रहता है। और वहीं इनकम टैक्स जो है कम इनकम वालों के लिए कम है, ज़्यादा इनकम वालों के लिए ज़्यादा है, इसलिए उसको प्रोग्रेसिव इन नेचर बोला जाता है। ये दोनों के अंदर डिफरेंसेस है कि टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की रेट सबके लिए सेम है और डायरेक्ट टैक्स की सेम नहीं है, कम इनकम वालों के लिए कम और ज़्यादा वालों के लिए ज़्यादा है। ये अपना डिफरेंस नंबर 3 था बेटा। किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद में पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 बनता है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इधर डिफरेंस बनता है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सीबीआईसी। सीबीआईसी मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अब देखिए यहां पर किसका मतलब क्या है। सीबीडीटी एक संस्था है जो कि डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड सारा काम देखती है, टैक्स कलेक्शन, कुछ रूल्स बनाना, नोटिफिकेशन, आगे जानेंगे ये सब क्या होते हैं। तो इस डायरेक्ट टैक्स वाले डिपार्टमेंट को कौन देखता है, सीबीडीटी। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो ये दो संस्थाएं हैं, डायरेक्ट टैक्स का सारा काम सीबीडीटी देखेगी, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड सारा काम सीबीआईसी देखेगी। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों के अंदर।
फिफ्थ पॉइंट, ये पॉइंट अभी बस लिख के छोड़ देंगे क्योंकि आगे समझ में आएगा ये आपको, तो इसलिए मैं ओनली लिख रहा हूं. देयर इज कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, और वहीं दूसरी तरफ नो कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर. ये पॉइंट के बारे में आप लिख देना डिस्कस लेटर, क्योंकि ये अभी बस लिख रहे हैं. आगे जाकर के जब अपन प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर पढ़ेंगे तब इस चीज को समझ पाएंगे बेटा अपन. लास्ट डिफरेंस, सिक्स्थ नंबर का एग्जाम्पल. डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल क्या है? तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इनकम टैक्स, और वहीं इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी. ये सारे डिफरेंसेस है बेटा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के. ये सारे डिफरेंसेस देख लीजिए, किसी का कोई भी सवाल हो इनमें से किसी भी पॉइंट के अंदर तो वो पूछ सकता है. क्लियर है सभी को? आगे बढ़े. तो अभी तक अपन ने देख लिया जीएसटी की पावर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में. चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा. अब अपन एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं. अभी स्पेसिफिकली पहले अपन को क्या पढ़ना है? डायरेक्ट टैक्स. तो धीरे 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 अभी अपन पहले इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स के बारे में आगे बढ़ेंगे. अब एक छोटा सा टॉपिक है बेटा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स. ये क्या है भाई? इसमें हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी अथॉरिटीज है जो कि इस टैक्स सिस्टम में काम करती है, उसके बारे में अपन जानेंगे. देखो सबसे ऊपर टैक्सेशन सिस्टम में सबसे ऊपर जो संस्था है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सारा का सारा जो भी टैक्स का पैसा है वो किसके पास जाता है? एट द एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास में. और फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है? बजट बनाती है. फिर देश का बजट बनता है. अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? कौन है हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर अभी? निर्मला सीतारमन जी. तो वो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके पास में पूरा जाता है और वो लोग बजट तैयार करते हैं. बट अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास तो पैसा पहुंचना चाहिए, तो इन्होंने क्या करा? अपने अंडर में एक और डिपार्टमेंट बना दिया जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू क्या करता है? इसके अंदर में दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक सीबीडीटी एक सीबीआईसी, जिसको अभी अभी अपन ने जाना है. ये सीबीडीटी से कोऑर्डिनेशन करके डायरेक्ट टैक्स का पैसा लाता है,
सीबीआईसी से कोऑर्डिनेशन करके इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा लाता है, फिर जितना भी पैसा होता है वो इकट्ठा कर लेता है और ये किसको पहुंचा देता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पहुंचा देता है। तो पूरा सिस्टम जो है इस तरीके से काम करता है। ये एक छोटा सा है, ये पूरा डिटेल नहीं है, एक ब्रॉड पिक्चर है कि इस तरीके से जो है टैक्स का पैसा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक जो है पहुंचता है बेटा। तो सीबीडीटी, सीबीआईसी, ध्यान रखना इनकी फुल फॉर्म, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नोट कर लो इसको। किसी का कोई सवाल हो मुझे बताओ। छोटा सा टॉपिक था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमको पता होना चाहिए इन डिपार्टमेंट्स के बारे में। अब बेटा अपन स्पेसिफिकली जिस सब्जेक्ट के बारे में अभी बात करने वाले हैं वो है इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स, पहले जिसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अब मैं उसी की तरफ बढ़ रहा हूँ, और जो अब टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन वो है सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स, या जिसे हम डायरेक्ट टैक्स भी बोल सकते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स, मतलब जब अपन ये इनकम टैक्स पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने का हमारा सोर्स क्या होगा। आखिर जितने भी बातें इनकम टैक्स में लिखी है वो आखिर लिखी कहाँ है एक्चुअल में। जैसे अकाउंट्स की सारी बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी है, कॉस्टिंग की सारी बातें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी हुई है, तो इसकी भी बातें कहीं ना कहीं तो लिखी होगी, इसके भी रूल्स रेगुलेशन कहीं तो लिखे होंगे, बिल्कुल लिखे हैं। जहाँ से अपन सारे प्रोविजंस लाएंगे, रूल्स रेगुलेशन लाएंगे, उन्हें बोला जाता है सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं वो अपन देखने वाले हैं। टोटल 6 सोर्सेज होते हैं जहां पर इनकम टैक्स की सारी बातें लिखी गई है। आखिर वो सोर्सेज है कौन कौन से, आइए वो जानते हैं। सबसे पहला और मेन सोर्स जहां पे अपनी सारी बातें लिखी इनकम टैक्स की मैक्सिमम, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट। (1961). अगर हमसे कोई पूछ ले बेसिक या फंडामेंटल सोर्स ऑफ इनकम टैक्स कौन सा है, तो अपन क्या बोलेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। हम जितनी भी बातें पढ़ेंगे 90% बातें जो है वो कहाँ लिखी है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखी गई है 1961 में। तो जितनी भी बातें अपन पढ़ने वाले हैं, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं उसको, उसकी मेन सारी बातें यहाँ हैं। और अपन ने एक बेसिक बात पढ़ी थी, टैक्स की डेफिनेशन के बाद एक आर्टिकल 265 पढ़ा था, वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, नो टैक्स शैल बी कलेक्टेड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। कानून की इजाज़त के बिना कोई भी टैक्स ना तो लगाया जाएगा, लेविड और कलेक्टेड दोनों ही नहीं किया जाएगा। तो क्या सर इनकम टैक्स लेने के लिए गवर्नमेंट ने कानून बनाया होगा, लॉ बनाया होगा? ऑब्वियस सी बात है, बनाया होगा, ये वही लॉ है। मतलब इनकम टैक्स को लेने के लिए जो लॉ बनाया गया है उसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेकंड जो सोर्स होने वाला है अपना वो है बेटा इनकम टैक्स रूल्स 1962। अब सर ऊपर तो लगा एक्ट और नीचे लगा रूल्स, अब ये क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है एक्ट में और रूल्स में? देखिए बेटा, जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है बड़ा, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, तो इसमें काफ़ी सारी बातें होती हैं। अब एक्ट के अंदर काफ़ी सारी बातें हैं और हर एक बात को क्लियर नहीं लिखा जाता। काफ़ी जगह पर अगर आपने फाउंडेशन लेवल पे भी लॉ पढ़ी है तो वहाँ पे एज में भी प्रिस्क्राइब्ड या एज में भी नोटिफाइड वर्ड काफ़ी बार लिखा हुआ मिलता है। तो ये एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, एज में भी नोटिफाइड, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसका मतलब वो चीज़ वहाँ क्लियर नहीं है। इनकम टैक्स में भी कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को क्लियर नहीं किया गया है। तो जो चीज़ इनकम टैक्स में क्लियर नहीं है वो चीज़ कहाँ क्लियर होगी, इनकम टैक्स रूल्स में क्लियर होगी। जैसे इनकम टैक्स में कहीं लिख दिया एज में बी नोटिफाइड या एज में बी क्लियरिफाइड, जो भी वॉट एवर लिखा, तो वो कहाँ मिलेगा क्लियर होके, रूल्स में मिलेगा। तो रूल्स अगर बेसिकली देखें तो क्यों बनाए जाते हैं, एक्ट को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो अपन यूँ बोल सकते हैं रूल्स आर मेड टू सपोर्ट
एक्ट। तो इसके नीचे लिखिए ब्रैकेट में, रूल्स आर मेड, रूल्स आर मेड टू सपोर्ट एक्ट if anything is not cleared in act, if anything is not cleared in act, then it will be cleared, then it will be cleared through rules, then it will be cleared through rules। तो ये अपना सेकंड सोर्स था इनकम टैक्स रूल्स। थर्ड सोर्स सर्कुलर्स। सर्कुलर्स क्या होते हैं बेटा? सर्कुलर वर्ड हो सकता है आपने पहले सुना हो। कई बार ऐसी चीजें होती है जो कि कुछ क्लियर नहीं होती। जैसे मैंने बोला कि कल आपको होमवर्क करके लाना है, बट ये नहीं बताया क्या करके लाना है। तो अब आप में कंफ्यूजन हो गया कि सर कौन सा वाला होमवर्क करके लाना है, क्या करके लाना है। या यूँ बोला कल मैं टेस्ट लूँगा, और लेकिन मैंने ये नहीं बताया किसका लूँगा, तो फिर लोगों में कन्फ्यूज़न होगा। मान लो मैंने 2 चैप्टर करा दिए, फिर बोला मैं टेस्ट लूँगा, तो आपके मन में कन्फ्यूज़न है, सर फर्स्ट वाले का है, सेकंड वाले का है, या दोनों वाले का है। इसी तरीके से काफ़ी बार कन्फ्यूज़न इनकम टैक्स एक्ट में भी हो जाता है। कुछ बात लिखी हुई है लेकिन वो लोगों के बीच में क्लियर नहीं है, वो अनक्लियर्ड है। तो सर रूल्स में क्लियर होगी, रूल्स में भी नहीं है वो क्लियर। और ये बहुत सालों पहले आ गए थे, 61 62, उस टाइम का देश और अभी के देश में काफ़ी परिवर्तन आ चुके हैं। तो फिर क्या करें? तो गवर्नमेंट क्या करती है फिर उस सिचुएशन में? सर्कुलर्स इशू करती है। तो जब कोई बात ना एक्ट से क्लियर हो और ना रूल से क्लियर हो, तो उसको क्लियर करने के लिए क्या इशू किए जाते हैं? सर्कुलर इशू किए जाते हैं। अपन कैसे जैसे प्रैक्टिकली कैसे इशू होते हैं सर्कुलर सर, वो भी अपन देख सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर अगर अपन लिख दे इनकम टैक्स सर्कुलर्स, ऐसे लिख दे, तो ये देखो incometaxindia.gov.in ये वेबसाइट है गवर्नमेंट की। और यहाँ पर देखो ये कुछ सर्कुलर्स आ रखे हैं, सर्कुलर नंबर दिस 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 दिस। ये क्या है? क्लियर करने के लिए बातों को जो कि क्लियर नहीं हो रखी है कहीं पर, उनको क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट क्या इशू कर देती है? सर्कुलर्स इशू कर देती है। तो सर्कुलर्स के बारे में लिखिए बेटा, सर्कुलर क्या होते हैं? circulars are issued to clarify, circulars are issued to clarify uncleared provisions or to end confusions। तो क्या लिखा लास्ट? टू क्लेरिफाई द प्रोविजन एंड टू एंड कन्फ्यूजन्स। कन्फ्यूजन्स वगैरह कुछ भी हो तो उसको खत्म करने के लिए। ये थर्ड सोर्स हो गया अपना। फोर्थ सोर्स नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस क्या होते हैं सर? ये फ़ोन पे आते हैं, वो ये फ़ोन पे भी नोटिफिकेशन आते हैं और गवर्नमेंट के भी नोटिफिकेशन आते हैं। बट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन क्यों इशू करती है? सपोज करो कि गवर्नमेंट को साल के बीच में कुछ बदलाव करना है, ठीक है, कोई मिड ईयर आ गया, अक्टूबर नवंबर में आके लगता है कि यार ये एक्ट में ये चेंज होना चाहिए, ये नई बात डालनी चाहिए, या कोई बात हटानी चाहिए। लेट से बीच में कोविड आ गया, तो कोविड आ गया तो क्या हुआ? कोविड आ गया तो ये हुआ कि गवर्नमेंट को लगा कि यार कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देनी चाहिए टैक्स सिस्टम में।
कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। तो फिर उस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? जब गवर्नमेंट को साल के बीच में कोई चीज़ ऐड करनी हो या डिलीट करनी हो एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही, तो गवर्नमेंट क्या इशू कर देती है? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन इशू किस लिए की जाती है? कोई कुछ नया प्रोविज़न ऐड करने के लिए या कोई प्रोविज़न डिलीट करने के लिए क्या इशू करती है गवर्नमेंट? नोटिफिकेशन इशू करती है। तो लिखिए इसके बारे में। तो ये सर पढ़ रहे हैं तो इससे होगा क्या? जो अपन इस डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स को पढ़ेंगे तो हो सकता है किसी पे सर्कुलर आ रखा होगा, किसी पे नोटिफिकेशन आ रखी होगी, तो वो सारी बातें भी अपन को पढ़नी है। तो ना सिर्फ ये एक्ट, रूल्स, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, ये सब पढ़ने हैं अपन को। तो लिखिए नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशंस आर इशूड टू ऐड और डिलीट। Notifications are issued to add or delete a provision from act. A provision from act. पांचवा सोर्स, एनुअल बजट्स, या फिर इसे हम बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। हर साल गवर्नमेंट बजट लेकर के आती है। अभी कुछ समय पहले भी बजट आया, और हर साल बजट के अंदर क्या कर दिए जाते हैं? चेंजेस कर दिए जाते हैं। कुछ नई बातें डाली जाती है, कुछ हटाई जाती है, टैक्स बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें की जाती है हर साल के बजट में। अब ये जो हर साल बजट आता है सर, इसमें जो चेंजेस होते हैं वो भी अपन को पढ़ने हैं, वो भी अपन को इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। तो सर हमारे ऊपर ये जो अभी बजट आया है रिसेंटली, वो हमारे एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, ये सवाल है। आंसर इज़ नो, ये बजट अपने एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जो 2022 में बजट आया था, तो जब बजट अप्रूव हो जाता है लोकसभा राज्यसभा से, तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो जनरल लैंग्वेज में अपन एनुअल बजट को फाइनेंस एक्ट भी बोल सकते हैं, और हमारे ऊपर कौन सा लगेगा? फाइनेंस एक्ट 2022 जो था वो अपने ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। तो अपन लोगों को कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ना है? 2022। तो 2022 के बजट से जो भी चेंजेस हुए थे, वो सारे के सारे चेंजेस जो है अपन लोगों को यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, कि जो भी बजट में चेंज हुए थे। तो ये अपना पांचवा सोर्स है कि हर साल जो बजट आता है उसकी वजह से जो चेंजेस होते हैं। लास्ट, सिक्स्थ सोर्स, केस लॉज। केस लॉज क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। लेट सपोज कि ये दो व्यक्ति है, इनके बीच में किसी बात को लेकर के हो गया डिस्प्यूट। एक जना तो बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर इनकम पर टैक्स लगेगा, एक जना बोल रहा है किसी पर्टिकुलर इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, और ऐसे दोनों में झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया। अब इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया। पहली बात तो ये झगड़ा हुआ इसलिए होगा कि ये बात कहीं से भी क्लियर नहीं होगी। अगर ये बात कहीं पर क्लियर होती तो इन दोनों के बीच में झगड़ा होता ही नहीं। इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, डिस्प्यूट हुआ, तो ये चले गए कोर्ट के पास में, और कोर्ट ने केस को सुना और बताया कि इस इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो अब कोर्ट ने बोल दिया नहीं लगेगा। अब कल को दो लोगों के बीच में फिर से 2 दिन बाद इसी मैटर को लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो क्या कोर्ट फिर से उसका केस सुने? सेम केस? ऐसे तो बार बार केस आते ही रहेंगे बहुत सारे। तो इसीलिए क्या बोला गया कि अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोर्ट का डिसीजन आ रखा है, तो हमको उसी केस को मानते हुए आगे से अब सारी की सारी चीज़ें करनी होगी। तो कई जगह पर ऐसे होगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर केस हुआ था, जैसे लॉ में आप पढ़ते हैं कि दिस वर्सेस दिस ऐसा केस हुआ था, तो ऐसे यहाँ पर भी कुछ केसेस होंगे। फिर उनके जो भी डिसीजंस होंगे वो अपन लोगों को मानने पड़ेंगे और इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो ये टोटल 6 सोर्सेज है: इनकम टैक्स एक्ट, रूल्स, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, एनुअल बजट एंड केस लॉज। इन 6 जगहों पर लिखी हुई है सारी बातें जो अपन को पढ़नी है, जो अपन आगे पढ़ेंगे और चलते रहेंगे जिनके साथ में।
क्लियर है ये सारे के सारे सोर्सेज सभी को? किसी का कोई सवाल या डाउट हो तो मुझे बताइए इसमें। चलिए बेटा, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बढ़ेंगे। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि जीएसटी की पावर कहाँ से आई। तो 246 ए सब आर्टिकल 1 पढ़ा अपन ने, 246 ए सब आर्टिकल 2 पढ़ा। 46 ए 1 के अंदर जो थी वो इंट्रा स्टेट सप्लाई पर टैक्स लगाने की पावर दी गई थी, और वहीं 2 के अंदर जो है इंटर स्टेट सप्लाई पर टैक्स लगाने की पावर दी गई थी। उसके बाद में जब अपन आगे बढ़े तो अपन ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के डिफरेंस देखे, जिसमें देखा कि डायरेक्ट टैक्स इनकम पर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है। फिर अपन ने देखा कि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन पास ऑन नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट टैक्स का हो सकता है, और कैसे हो सकता है वो भी देखा। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सर रिग्रेसिव इन नेचर है, कैसे वो भी अपन ने देखा। फिर इसमें देखा कि इसको एडमिनिस्ट्रेट सीबीडीटी करती है, उसको सीबीआईसी करती है एडमिनिस्ट्रेशन, वो बात भी अपन ने देखी। इसके बाद में पॉइंट नंबर 5 जो कि अभी अब तक अपन ने डिस्कस नहीं करा, डायरेक्ट टैक्स में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। लास्ट अपन ने एग्जाम्पल देखा कि एक का इनकम टैक्स है, दूसरे का कस्टम्स एंड जीएसटी जो है वो एग्जाम्पल है। फिर अपन ने सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स पढ़े, आई थिंक सोर्सेज कितने हैं टोटल, 6 है। इनकम टैक्स एक्ट, रूल्स, सर्कुलर, नोटिफिकेशंस, इसके अलावा जो केस लॉज होते हैं और एनुअल बजट आते हैं, ये सारे जो है अपने सोर्सेज होने वाले हैं। तो ये सारी बातें अपन ने पढ़ ली है, इससे आगे अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।